गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला लेक्चर आज का अपना, कल हमने कहाँ समाप्त किया था? मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का गठन। और आज हम पढ़ेंगे उस मंत्रिमंडल की शक्तियां, मतलब प्रधानमंत्री, उनका वो जो पूरा समूह होता है, उस समूह के कार्य क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो उनकी क्या होगी शक्ति। तो मंत्रिमंडल है क्या बच्चों? शासन की सर्वोच्च इकाई। ठीक है, क्योंकि सारा कार्य जो हो रहा है शासन का, किसके द्वारा हो रहा है? मंत्रिपरिषद के द्वारा हो रहा है, मंत्रिमंडल के द्वारा। ये इस पूरे शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। और हम जो कहते हैं ना कि राष्ट्रपति कार्य करे, पर राष्ट्रपति को सहायता अर्थ जो मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का उपयोग कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसको कहा गया है? मंत्रिमंडल को। मतलब भारतीय शासन व्यवस्था जो पूरी, मान लो अगर कहते हैं कि एक पूरी शरीर मतलब एक बॉडी है, तो उसका जो हार्ट है वो क्या है? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। कार्य शक्तियां क्या है इसकी? जैसे अपनी प्रधानमंत्री की देखी थी कार्य शक्तियां, तो इनके मंत्रिपरिषद की कार्य शक्तियां, मतलब इनके मंत्री जो है मिलकर के क्या कार्य करते हैं? सबसे पहला, देश के लिए नीतियां है ना, कानून बनाना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना, ये पहला कार्य। अब नीतियां कौन सी? देश के लिए, क्योंकि सरकार बनी, किसके लिए बनी? देश के लिए बनी है। तो देश के लिए जो कानून की जरूरत है, जो नीतियां बननी है, मतलब आंतरिक प्रशासन, मतलब देश के भीतर का। और वैदेशिक संबंध, विदेशों से संबंध है, कोई संधियां हैं, कोई समझौते हो रहे हैं, ठीक है, उन संबंध में जो है नीतियां बनाना, कानून बनाना, ये इनका पहला कार्य है। दूसरा, कानून निर्माण जो हो रहा है उस पर नियंत्रण भी रखना है। कानून जो बन रहा है, आपने देखा होगा जब कानून बनता है तो कितनी लंबी प्रोसेस चलती है, देखा था ना पिछले अपने लेक्चर में, कि कैसे एक सदन से पास होता है फिर दूसरे सदन में जाता है। तो इसीलिए तरीका अपनाया गया है ताकि कोई सदन अपनी मनमर्जी ना करे। तो कानून निर्माण पे भी यहाँ पे नियंत्रण हो जाता है। तो नीति निर्धारण हो रहा है, कानून निर्माण हो रहा है, और विधेयक जो होते हैं वो सदन में लाए जाते हैं। और वित्त विधेयक है तो लोकसभा में जाएगा। ये सारा जो है पहले से ही तय किया जाता है। फिर राष्ट्रीय कार्यपालिका, ये सब कार्यपालिका ही तो है जो कार्य कर रही है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका पे भी नियंत्रण करना। अब कहने के लिए तो शक्तियां अपन कह रहे हैं किसके पास है? संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। पर वास्तविक शक्ति किसके पास है? ये पूरे मंत्रिपरिषद के पास, मंत्रिमंडल के पास। और इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। फिर आता है वित्तीय कार्य, धन संबंधी जो कार्य होते हैं, जैसे धन विधेयक है, कहाँ आएगा, कैसे पेश होगा। तो हर साल अब लिखा होगा, सभी को इंतजार रहता है कि बजट आएगा। बजट क्या है? बजट है अपने पूरे वर्ष का जो आय हुई है, देश को जो खर्च होगा, उस सब का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाता है। जनता को बताया जाता है कि कैसे हमारा क्या तरीका होगा कार्य का। तो प्रत्येक वर्ष संसद में बजट, अब एक बजट किसके द्वारा लाया जा रहा है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कौन? उनकी तरफ से वित्त मंत्री जो है, ठीक है। वित्त मंत्री कहाँ पेश करते हैं इसको? लोकसभा में लाते हैं इसको, बजट को, ठीक है। और लोकसभा में भी एक और विधेयक आता है, कौन सा? धन विधेयक भी लाया जाता है। तो ये इस तरह से एक पूरा जो है इनका सर्किल होता है। तो वित्त मंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर लाया जाता है। वित्त मंत्री वहाँ आकर के सारी बातें रखते हैं, सारा पढ़ते हैं बजट को, तब हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन चीजों के दाम बढ़े हैं, कहाँ चीजों के दाम घटे हैं। तो पूरी जनता जो है उसको उत्सुकता होती है कि बजट में क्या पेश किया जाएगा। फिर अगला कार्य वैदेशिक संबंधों का संचालन। युद्ध के समय में, शांति के समय में, मतलब जैसे कोई आक्रमण की स्थिति हो गई, किसी देश से कोई मनमुटाव हो गया, होते ही रहता है, कहीं सीमा विवाद हो गया, कभी कोई घुसपैठ या कोई आतंकवादी स्थिति आ गई, कोई आ गई। तो ऐसे दो देशों के बीच में संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी अच्छे संबंध नहीं किसी देश से, और किसी देश से जो है संबंध जो है थोड़े नाजुक भी हो जाते हैं, तनातनी वाली स्थिति भी हो जाती है। तो ऐसे युद्ध के समय में, शांति के समय में भी, शांति है तो कई कई योजनाओं को भी जो है बढ़ाया जाता है, योजनाओं में पैसा भी लगाया जाता है, एक दूसरे से जो है लोग अपने अपने प्रोजेक्ट में काम भी करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब किससे संबंधित है? विदेशों से अगर कोई हमारा कॉन्टेक्ट है तो विदेशिक संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल जो है वो तय करता है। फिर नियुक्ति संबंधी कार्य, अगर आपका ध्यान हमने राष्ट्रपति के कार्य देखे तो इसमें पहला था कि अधिकारियों की नियुक्ति करना। अब राष्ट्रपति भले ही नियुक्ति कर रहे हैं, पर नियुक्ति आखिर हो किसके द्वारा रही है? मंत्रिमंडल के द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद के परामर्श से सारा कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के उनके परामर्श से।
तो जिन भी मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है वो परामर्श कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कार्य केवल कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। फिर ये जो पूरी कार्यपालिका, आपने देखा होगा दो पक्ष बैठते हैं, एक सत्ता पक्ष जो शासक है और एक विपक्ष, ठीक है। तो आपने देखा हो कि दोनों में आपस में जो है आरोप लगाए जाते हैं, या ये जो विपक्ष है इसका कार्य क्या है? सरकार की बातों पे नजर रखना, उन पे निगरानी रखना। तो विपक्ष भी क्या करता है? उनकी आलोचना करके, उनके कार्यों को ध्यान से देख करके, निगरानी करके उनके ऊपर एक नियंत्रण बनाने का कार्य करता है, ताकि वो ये देखे कि ये सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि सत्ता में आ गई हो तो ये अपने मनमर्जी चला रही हो। तो विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। विपक्ष का कार्य है सरकार के कामों की निगरानी रखना, ठीक है, और उनके कार्यों की आलोचना भी करना अगर उसको लगता है कि कोई कार्य गलत हो रहा है। तो ऐसे में सरकार भी क्या है? सचेत होकर के, सजग होकर के कार्य करती है। तो यहाँ पर बच्चों अपना ये पूरा हो जाता है एक तरह से ये कार्यपालिका का पूरा। अब अपना आता है तीसरा अंग, न्यायपालिका। न्यायपालिका अब अपने भारत में जो आप जिसको अपन कहते हैं कोर्ट, वैसे तो 6 प्रकार के कोर्ट है। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो डिस्ट्रिक्ट जो अदालत होती है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, इसके अलावा लोक अदालत आपने नाम सुना होगा, होते हैं। पर अभी जो अपने सिलेबस में अपन पढ़ रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार में हम देखेंगे न्यायपालिका में कौन सा आ रहा है। इसमें बच्चों इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक न्यायपालिका के रूप में जो संचालन हुआ था, चलाया गया, वो 28 जनवरी 1950। यहाँ से अपन कह सकते हैं भाई कसका कार्य हुआ। तो अभी न्यायपालिका के भी बच्चे 2 पोर्शन है। एक तो इसका गठन, मतलब इसको पहले अपन तैयार करें, जैसे अपन कहते हैं क्लासरूम तैयार हो रहा है कि ये क्लासरूम होगा, इसमें कितने बच्चे बैठेंगे, सारी व्यवस्था करना, वो करना, क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लो आप 10th में हो तो आपके पास 9th तक की योग्यता होनी चाहिए। तो एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अभी न्यायपालिका का अपन गठन करेंगे। गठन है, पहले इसको बनाएंगे, फिर हम देखेंगे उसके पास क्या क्या पावर है। तो आज अपन इसका केवल एक क्वेश्चन लेंगे, न्यायपालिका का गठन। तो न्यायपालिका किसने बनाई गई बेटे? संविधान का रक्षक है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के हितों के लिए कार्य करती है, और जो भी नियंत्रण भी रखती है कि कहीं कोई कानून का उल्लंघन ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, इसके लिए कार्य करती है। तो गठन, और दूसरा इसका हिस्सा आता है क्षेत्राधिकार या शक्तियां, कहाँ तक इसका पावर का अधिकार इसके पास है। तो गठन में सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई न्यायाधीश है, जज। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है स्थान? इसका दिल्ली में। दिल्ली में इसका जो है हेड है। अपने प्रदेश का जो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। तो न्यायाधीशों की संख्या, बच्चे जब शुरुआत के टाइम में जब ये अपना सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय ये संख्या थी कि भाई एक तो मुख्य होगा न्यायाधीश और 7 अन्य होंगे, 7 जो ये न्यायाधीशों की संख्या थी। तो ये संसद को अधिकार रखा गया था कि वही ये तय करती है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, उनकी पद मुक्ति है, उनका वेतन है, उनके प्रतिबंध है, उनकी मुक्तियां हैं। ये सारा निर्णय किसके हाथ में होता है? संसद के हाथ, ठीक है। और ये जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज जो है, या जो न्याय के मुख्य अधिकारी, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है इस कार्य को करता है। अब ये जो राष्ट्रपति है, ये जज की नियुक्ति कैसे होती है? अब यहाँ ध्यान देना, आपके बुक में जो संख्या है, आप पहले तो बनवा देखते हैं, क्योंकि ये संख्या जो न्यायाधीशों की बताई गई है यहाँ पर कुल 31, आपके बुक के साथ 31 है, ठीक है। पर ये 2008 का है। अब बाद में जो संख्या बढ़ाई गई उसमें जजेस की संख्या बढ़ाई गई, तो अपन आप टोटल कह सकते हैं 34 है। एक तो मुख्य होता है, बाकी अन्य होते हैं, ठीक है। तो एक ये अभी जो अपने बुक के अनुसार है, और अब जो वर्तमान में जो जजेस की संख्या बढ़ी है, तो कुल कितने हो गए? 34 हो गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो जज की स्थिति होती है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इसके लिए कैसे नियुक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है कॉलेजियम। अब यहाँ पे आप कॉलेज का मत समझना कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, ये एक सूची बना करके, 4 जज होते हैं, एक सूची बना करके, और जजों की जो लिस्ट होती है वो भेजते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, एक प्रस्ताव के रूप में कि इनमें से, फिर राष्ट्रपति उनमें से जो है किसी को जो है जज नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉलेजियम एक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 1+4 जो मिलकर न्यायाधीश का समूह होता है,
ये प्रस्ताव देते हैं, फिर राष्ट्रपति उनमें से उनको चुनते हैं। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है उसके पास योग्यता क्या क्या होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप 10th क्लास में, तो आपके पास योग्यता कहाँ तक की पढ़ाई की होनी चाहिए, 9th तक तो पढ़ाई होनी चाहिए ना, इतनी योग्यता। तभी तो आप देखते होंगे कि आपकी मार्कशीट में ये समय बहुत चल के, वो तो बात की बात है, मैं एक सिंपल बात बता रही हूँ। तो पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, या तो वो उच्च न्यायालय में, मतलब जाना कहाँ है इसको, उच्चतम न्यायालय में, तो उसके नीचे की कैटेगरी की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो इससे छोटा न्यायालय कौन होता है, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट। तो कम से कम वो हाई कोर्ट तक तो योग्यता ला सका हो। तो उच्च न्यायालय में या किसी और न्यायालय में, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष वो जज बन के कार्य कर चुका, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय में जा रहा हो तो उच्च न्यायालय में कम से कम वहां पर, या किसी 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए वो क्या बन चुका हो, न्यायाधीश बन चुका हो। या तो ये हो, नहीं तो यही पर उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में कम से कम, यहाँ पे देखना वर्ष बढ़ गए, अगर तुम न्यायाधीश नहीं हो तो 10 वर्ष तक तुम वकील, एडवोकेट का कार्य कर चुके हो। या बहुत हाई लेवल के आपको इसकी कानून की जानकारी, कानून का ज्ञाता हो, उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में राष्ट्रपति को पता हो कि भाई ये बहुत उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सकता है, जज बन सकता है। ये योग्यताएं होनी आवश्यक है। फिर वेतन भत्ते, देखो जैसे मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे चेंज हुआ है संख्या में, ऐसे वेतन भत्ते में भी चेंज हुआ है। वेतन है ना सैलरी जो मिलती है, और भत्ते है अन्य सुविधाएं। तो जो आपकी बुक है उसके हिसाब से तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख है और बाकी को 90,000 है। इसमें भी जो है चेंज हुआ है। तो अब जो मुख्य न्यायाधीश उसको 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश जो है उनको 2,50,000 ये जो है मिलता है वेतन। इसके अलावा अन्य सुविधाएं हैं उनको, वेतन भत्ते जो मिलते हैं अन्य। फिर आता है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां ने इनको किस चीज से फ्री रखा गया। अब जज का कार्य क्या होता है बच्चों, न्याय देना। तो उन्होंने जो निर्णय दे दिया किसी उस पर, जो भी उनके पास मामला आया था, तो उस कार्य पर, उस निर्णय पर उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। उन्होंने जो एक बार डिसीजन दे दिया उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकती। तो ये इनको क्या मिली हुई है, उन्मुक्तियां मिली हुई है। फिर कार्यस्थान उन्होंने बता ही दिया, दिल्ली में है इसका। फिर न्यायाधीशों पे कुछ पाबंदियां भी हैं, रोक है। अब रोक कैसे, कि आप खुद ही सोचो, अंदाजा लगाओ कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बना है, ठीक है, जब रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद वो न्यायाधीश के रूप में से रिटायर हुआ है, तो कोई नीचे पोस्ट पे काम थोड़ी कर सकता है। एक सम्मान की बात होती है, एक पोस्ट की बात होती है। तो यहाँ पे उनके ऊपर कुछ बंदिश है। क्या बंदिश है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो वकालत नहीं कर सकता, मतलब अपने से छोटी पोस्ट पे नहीं कार्य कर सकता। तो ये इनके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है। ये तो सामान्य बात है, आप खुद ही सोच लो कि जो कोई बड़ी पोस्ट पे रहा हुआ है वो उसी कार्यालय में निचली पोस्ट पे कैसे काम कर सकता है, उसके सम्मान के उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे बात करते हैं इनके कार्य जो है, कार्यपालिका और महाभियोग जो है, जो कार्य कर रहे हैं, तो ये 65 वर्ष तक की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। यहाँ 65 वर्ष उम्र होना जरूरी नहीं, जो अपन ने पिछले पढ़ा था, 65 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिटायर हो जाते हैं। और 65 वर्ष के पहले भी ये अपने पद से निकल सकते हैं। कैसे, अगर वो त्याग पत्र दे दें, रिजाइन कर दें किसी कारण से, ठीक है, या उनको कोई ये देखे कि भाई इनका आचरण सही नहीं है, इनके द्वारा जो है राष्ट्र को, उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, ये गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक कहना चाहिए अभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, जो अपन राष्ट्रपति के साथ पढ़ चुके हैं, ऐसे इनके ऊपर। तो ये महाभियोग कहाँ लाया जाता है, संसद में। संसद के 2 सदन है आपको। तो इतने बड़े, ये भी एक बड़े ये पोस्ट पर व्यक्ति, उसको भी पद से हटाना है क्योंकि उसका संविधान के अनुसार आचरण नहीं है, ठीक है, उसका जो है सही प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है, अयोग्य है, उसका कार्य सही नहीं हो रहा है, इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है। तो दोनों सदन में अलग अलग, पृथक पृथक 2/3 बहुमत अगर है तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, और जिस तारीख को प्रस्ताव पास हुआ उस तारीख से वो न्यायाधीश जो है अपने पद से मुक्त हो जाएगा। तो अभी हमने केवल क्या देखा बच्चों, गठन देखा, कभी हमने केवल बनाया है। अब ये कार्य क्या क्या करते हैं, इनके पास पावर कौन सी है और शक्तियां कौन सी है, ये अपन अगले इसमें देखेंगे।
तो आज अपना कार्यपालिका का अंतिम हिस्सा हो गया मंत्रिमंडल वाला, और फिर हमने एक नया पोर्शन शुरू कर दिया, थर्ड वाला जो है शासन का तीसरा न्यायपालिका। उसमें हमने केवल अभी आज इसका गठन देखा, जिसमें न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा। अब अपन देखेंगे न्यायाधीशों के पास पावर कौन कौन सी, मतलब न्यायाधीश के तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के पास कौन कौन के क्षेत्राधिकार है, कौन कौन सी शक्ति है।